मैं हूं नरेश कश्यप और आप हैं हमारे चैनल लर्न विद फन 7979 के साथ। और आज हम इस वीडियो में अपने 10th क्लास के मॉडल पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो मॉडल पेपर हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पेपर आएंगे, उसको किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका जो सेक्शन ए है उसको मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपके लिए सॉल्व करवा दिया है। इसको आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इसकी जो पीडीएफ है वीडियो की, इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम इसके बी जो सेक्शन है इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमारे बुक्स के जो हमारी 2 बुक्स हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट, इससे हमारे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको याद करना होता है और मैंने कहा था कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है, उसको हम जल्द ही सीखेंगे। तो इसके जो सेक्शन बी वाला जो क्वेश्चन 15 नंबर है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको क्या करना है, रीड करना है केयरफुली और उसके बाद में उसके आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट बट nobody, not even Peggy and Madeline, that girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the east next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where their rough boys who didn't make good marks sat, the corner of the room where there was much scuffling of feet, most roar of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो ये आपके 5-6 लाइन में आपके पैसेज दिया है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लास। तो आपका जो क्वेश्चन है, वांडा सिट इन द क्लास लिखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था सिट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ बॉयज यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर। किस प्रकार के जो लड़के थे वो उस कॉर्नर में बैठा करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा सब ये काइंड ऑफ बॉयज़ लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें देखना है, शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर। ठीक है, यहाँ तक हमको छोड़ना है। रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो देखिए यहाँ पे लिखनी है हमें आंसर में क्या लिखना है, रफ बॉयज हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयर रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक और मिस गेट एक बात होती है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे गेट लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे मेक लिख सकते हैं, मेक गुड मार्क्स। ठीक है, गुड मार्क्स सेट इन द कॉर्नर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 का जो पैसेज है, इसमें से सेम पैसेज में आपको 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए थे और इन 2 क्वेश्चन को आप क्या करना है, पैसेज में से रीड करके आपको केयरफुली इनके आंसर देने होते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ठीक है, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। इट वॉज ए prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in the school and later in colleges. Of their daughters, Radha, the eldest,
had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegroom for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. तो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन से आंसर बनाने हैं ये आपको मैं इस लेवल से सिखा रहा हूँ कि आपको हमें ये मान के चलना है कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, बस हमें ट्रिक को यूज करना है जिससे आपके मार्क्स आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे, हाउ वर द अदर गर्ल ऑफ रामलाल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अदर गर्ल्स ऑफ रामलाल है इसमें जिसमें एक मंगला आई है, एक चंपा आई है, तो ये क्या है, गुड लुकिंग है। ठीक है, बट भोली जो थी वो गुड लुकिंग नहीं थी, नॉट इंटेलिजेंट थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अदर गर्ल ऑफ रामलाल वर गुड लुकिंग एंड हेल्थी। तो जो सभी लड़कियाँ थी उनकी रामलाल की वो गुड लुकिंग थी एंड हेल्थी थी। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज रामलाल वरिड अबाउट भोली। रामलाल भोली के लिए वरिड क्यों था, तो इसको हम क्या करना है, रामलाल वरिड अबाउट भोली बिकॉज। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है रामलाल, तो रामलाल से जस्ट पहले हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो रामलाल वॉज, ठीक है, वरिड अबाउट भोली। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनाना है। और उसके बाद किस लिए था, वाई का मतलब पूछा है, कारण, रीजन पूछा है, तो इस रीजन को आपको क्या लिखना है, बिकॉज। आप डायरेक्टली बिकॉज भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको जो एग्जामिनर होता है, एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, तो आपके आधे एक नंबर का फ़र्क पड़ने की संभावना है, क्योंकि आंसर तो आपका कंप्लीट है, लेकिन आपका पूरी तरीके से जो सिस्टमेटिक तरीका होता है आंसर लिखने का, उसमें यह होता है कि आप जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसी से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो बाकी जो चीज़ें लिखी होती हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह, उनको आप लेके चलते हो तो आपके एक या आधा नंबर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ये लास्ट लाइन में हमारे लिखा हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब 15 और 16 जो हमारे हैं सीन पैसेजेस हैं, इसके बाद हमारे पास 17 पे एक पैसेज तो सीन ही है, लेकिन ये पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको देख के हमें क्या करना होता है, इसके आंसर जो क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं उन क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो लिखा हुआ, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। तो ये 4 लाइन्स में आपको, यानी कि एक स्टेंजा में क्वार्टरेंस है, इस क्वार्टरेंस में आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फेल्ट ओवर द पोइट, कि व्हाट फेल ओवर द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरा, है ना। तो यहाँ पे लिखा था, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए शॉवर ऑफ स्नो पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्नो पार्टिकल्स थे फेल ओवर द पोइट। आप अगर शॉवर नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, स्नो पार्टिकल्स फेल ओवर द पोइट। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ओवर द पोइट। मतलब आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से आराम से बनाकर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, आप अगर बुक से सेम टू सेम आप बनाने के सोचते हो तो उसमें क्या होता है, आपके एग्जामिनर जो होता है उसमें मार्क्स एग्जामिनर को भी मालूम होता है कि आपने उसमें नकल की है या रट्टा मारा है, तो आपको रट्टाफिकेशन को जोड़ने देके आपको क्या करना है, अपनी खुद की क्रिएटिवनेस दिखानी होती है, आपको अपने आप से आंसर बनाने होते हैं। लेकिन उल्टे सुल्टे आंसर बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, स्नो पार्टिकल्स फेल ओवर द पोइट, तो इससे आपके नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पुटअप करते हैं, व्हाट कास्ट डिड स्नो पार्टिकल्स टू फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई किसकी वजह से हुआ था, है ना। तो ये लिखा है ए क्रो, तो अब देखिए हमें बनाना कैसे है, द स्नो पार्टिकल फॉल डाउन एज ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री सुक इट्स फीदर। तो आपको
ये जो सुक डाउन ऑन मी, इसने क्या किया था, अपने फीदर्स को सुक किया था, हिलाया था, और उसके बाद जो डस्ट थी स्नो की वो उस हैमलॉक ट्री के ऊपर से फिर ये नीचे बैठा हुआ था पोइट, और उस पोइट के ऊपर ये गिरी। तो आपको इस प्रकार से इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमारे पास एक और स्टैंजा है जिसको आपको क्या करना है, आंसर देना है। देखते हैं इसके लिए। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये फायर एंड आइस का है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। और क्या क्वेश्चन था इसका, विच अदर ह्यूमन इमोशन डज द पोइट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कह रहा है ह्यूमन जो इमोशंस हैं, विच अदर ह्यूमन इमोशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे है हेट, यहाँ पे आप हेटेड भी कर सकते हैं, हेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हेट इन द पोइट्स ओपिनियन वुड बी द अदर ह्यूमन इमोशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे विच अदर था ना, तो यहाँ पे लिखो तो कि हेट वुड बी द अदर इमोशन अकॉर्डिंग टू पोइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना आ गया तो सिर्फ आप ट्रिक की सहायता से छोटे से आंसर को भी क्या कर सकते हो, पूरे आंसर में बदल सकते हो, और आप बड़ी ही आसानी से 2 नंबर या 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपके 4 नंबर के हैं, तो आप इसको आराम से अचीव कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हेटेड विद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन आइस के बारे में बताया था, ठीक है, टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो यहाँ पे देखते हैं द पोइट कंपेयर हेटेड विद आइस। आइस की कैसे या आपने पोएम अपने टीचर से पढ़ी भी होगी। अगर मैं इसको आइडेंटिटी पूरा क्लियर करता हूँ तो इसमें हम देखते हैं कि जो आइस होती है वो धीरे धीरे इंसान के मन को, जैसे शरीर पे अगर लगती है तो वो ठंडा कर देती है, और जो घृणा है वो भी हमें क्या करती है, एक प्रकार से ठंडा कर देती है, और हमें सोचने की शक्ति ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा बी सेक्शन कंप्लीट हो गया। और सी सेक्शन में हमारे जो क्वेश्चन है ये बुक से लिए गए हैं। 100 वर्ड में आपको इनको क्या करना है, क्लियर करना होता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, इसमें आपको 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होगा। और इन क्वेश्चन को बनाने की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे आंसर करते हैं, इसको लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 23 है, सेक्शन डी है। यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, आपको अपनी राइटिंग स्किल शो करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, योर फ्रेंड कुणाल हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हिज सक्सेस। तो आपको क्या करना है, कांग्रेस करना है इसको, अपने फ्रेंड को। तो जो आपका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे वो आप लिखोगे, अगर नहीं दे रखा है तो उसके हिसाब से अपन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है अजमेर लिखा हुआ है और शुभम लिखा हुआ है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अजमेर तो हमने लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से हम हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। तो 25 सुभाष कॉलोनी ये हम राइट करेंगे, ये हमारा एड्रेस है। अब कौन सी सिटी है, अजमेर सिटी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दी गई है। अजमेर सिटी हमने राइट डाउन की। उसके बाद क्या होता है, हम डेट लिखते हैं कि 10 मार्च है 2023, है ना। तो आप इसको राइट डाउन करोगे। फिर आपकी जो फ्रेंड का नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कुणाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माय डियर कुणाल। माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को एड्रेस करते हैं, अगर उसके नाम से एड्रेस करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय जॉ न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट योर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन द एथलेटिक। मेरे जो जॉय है, जब से मुझे मालूम पड़ा कि आपने एक गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक में, इसकी कोई सीमा नहीं रही। आई नो, मैं जानता हूँ दैट इट हैज़ बीन योर ड्रीम एंड गोल इन योर लाइफ।
मैं जानता हूँ कि ये आपका सपना रहा है अपने जीवन में ना। तो सर्टेनली यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने निश्चित रूप से इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की होगी, क्योंकि आपको भी पता होता है अगर आप किसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से बाद में सॉल्व कर सकते हो और रिजल्ट्स में भी आपके नंबर आते हैं। तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक तो वो क्या होता है, उसके लिए हम विनर बन जाते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, ये हमारे हार्ड वर्क का रिजल्ट है तुम्हारे का। दैट यू वॉन द गोल्ड मेडल, जिससे तुमने गोल्ड मेडल जीता है। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड होप दैट वन डे यू माइट विन ए गोल्ड मेडल फॉर आवर कंट्री। तो मैं अपने जो गॉड है उनसे मैं ये विश करूँगा कि आप अपने फ्यूचर में बढ़े और साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी हमारे देश के लिए लेके आएँ। आगे लिखते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड माई होल फैमिली। तो मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हैं। आगे फिर हम जैसे ही लेटर को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें हमें लिखना होता है पे रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है, आप किसी भी प्रकार से लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को तो आप नॉर्मली 1-2-3 चीज़ें सीख जाओ, जैसे कि आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, और एक डेट। यहाँ तक अगर आपने लिख दिया है तो आपको 1 नंबर मिलने की, 1 से लेकर 2 नंबर मिलने की आपकी पूरी गारंटी होती है। 1 नंबर तो आपका यहाँ पे हो जाता है डेट और एड्रेस पे, ठीक है, और आधा नंबर आपको यहाँ पे एड्रेस आप ग्रीटिंग करते हो उसका आधा नंबर मिलता है, तो 1.5 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे वो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हो तो आपको लिखना होता है आई एम वेरी हैप्पी टू सी, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। तो ये 2 लाइनें हैं जिनको आप याद करिए, और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में दिया होता है उसको आप बेस बना के अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, अपना लेटर राइट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एक लाइन होती है कि पे रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, पे रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर, ठीक है। तो ये लाइन भी आप क्या करते हो, अगर लिख लेते हो तो आपके 2 नंबर ऊपर से और 1 नंबर नीचे से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 नंबर का जो लेटर होता है उसमें 2 नंबर आपकी ये बॉडी होती है, इससे आप अचीव कर लोगे। अगर आपको मान लो ये बॉडी लिखनी भी नहीं आती है तो आप 3 नंबर आराम से लेटर में ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमें सॉल्यूटेशन में देना होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड है इसलिए हम क्या करेंगे, योर्स लिखेंगे, ठीक है, और आगे हम लिख देंगे शुभम, क्योंकि शुभम ने लेटर लिखा है, ठीक है, कुणाल को। तो ये हमारा लेटर क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसी के क्वेश्चन में हमारे पास एक ईमेल का है जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन था। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, सपोज यू आर द ओनर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुर, यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेतरी, सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। हिज ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि ईमेल जो एड्रेस होता है उससे आपका आधा नंबर आने की पूरी गारंटी होती है। अगर आपने थोड़ी भी गलती करती होती है तो आपका आधा नंबर जाने की संभावना है। प्लस आपको ईमेल में पूरे नंबर कैसे लाने उसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ लिखनी होती है। सबसे फर्स्ट होता है टू, फिर होता है CC, फिर होता है BCC और फिर उसके बाद होता है सब्जेक्ट, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट को लिख देते हैं तो आपके 1 नंबर तो इन चीज़ों का मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नंबर मिलता है हमारे इसका, जो आप एड्रेस होता है ईमेल एड्रेस, अगर इस एड्रेस को लिख देते हो तो 2 नंबर इनके हो गए, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक था, अगर हम 1 से ज़्यादा को राइट ईमेल देते हैं, भेजते हैं तो CC में करेंगे 2 जने तक, ठीक है। और उसी कॉपी को बार बार किसी को भेजनी है तो BCC में अटैच करते हैं। चूँकि हमारे पास अब सब्जेक्ट हमें लिखना है तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, नॉन पेमेंट का था कि भाई हमें पेमेंट भेजनी है, ठीक है। ये खेतरी में इसने भेजा था तो सेंड एन ईमेल टू द प्रिंसिपल सेंड द पेमेंट, तो इसने पेमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सेंड पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या
ऑफिशियल जो ईमेल्स होते हैं, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, उसमें हम डियर सर वगैरह ही लिख सकते हैं। ये नहीं लिखेंगे कि डियर कुणाल, डियर सुरेश, ठीक है, चाहे उसमें नाम भले ही हो। पहली बात तो नाम आता ही नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो ऑफिशियल लेटर में सिर्फ डियर सर, मैम वगैरह राइट करते हैं। उसके बाद देखते हैं, वी सप्लाइड चेयर्स, टेबल्स एंड अलमीरास टू योर स्कूल 3 months ago, ठीक है, बट इट इज़ regretted to inform you that the payment of the supplied furniture is still due, standing due, है ना। तो मे बी it has escaped from your knowledge. We request you to remit us the sum of the bill standing against you at your earliest. तो इसने रिक्वेस्ट की है कि हमने आपको फर्नीचर टेबल्स जो थे वो हमने आपको भेज दिए हैं, और हो सकता है कि आपकी मेमोरी में से वो लैप्स हो गया, आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको दोबारा याद दिलाने के लिए ये आपको ईमेल लिख रहा था आपकी नॉलेज के लिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हमारी पेमेंट है वो हमें जल्दी से जल्दी भेजिए। उसके बाद क्या करना होता है, आपको योर ट्रॉली लिखना होता है। जो भी आपके ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें आपको लिखना होता है योर ट्रॉली, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर हम लिखेंगे जिसकी तरफ से लेटर लिखा जाता है, जिसकी तरफ से ईमेल लिखी जाती है, हम उसका पोस्ट का यहाँ पे डिटेल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फॉर मैनेजर न्यू अजंता फर्नीचर, जिस जगह से है उसका नाम लिखेंगे सूरतपुर। तो ये आपकी ईमेल कंप्लीट हो गई। अब देख लीजिए, 1 नंबर तो आपका इसका होता है, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, तो आपके कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। और 1.5 नंबर का आपका ये जो पूरी बॉडी है इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 या 5 नंबर की जो आपकी ईमेल है वो आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। उसके बाद तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इसमें आपको एक स्टोरी आएगी जिसकी आपको आउटलाइंस दिए देते हैं, और उससे आपको क्या करना है, एक सूटेबल आइटम जो टाइटल है वो आपको देना होता है, साथ में आपको मोरल भी लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक जो आउटलाइंस थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्टोरी देखिए। स्टोरी है द कैप सेलर एंड द मंकीज। तो यहाँ पे आगे हम लिखते हैं, वंस देयर वॉज ए कैप सेलर इन टाउन, ही वेंट टू सेल हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है। वन डे ही वॉज गोइंग टू सेल हिज कैप्स, ऑन द वे देयर वॉज ए थिक ट्री, इट वॉज hot day. He wanted to take rest for some times, so he went under the tree and stretched himself for the rest. जैसे मान लो आपके 1 या 2 लाइन कंप्लीट होती है, और तो आप अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा गैप दे के लिखें, या तो आप 1 लाइन का गैप दें, या अदरवाइज जैसे आपको मान लो यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आप आधी लाइन छोड़ के लिखें, ताकि आपको जो चेक करने वाले होते हैं उनको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि सुंदरता से भी क्या होता है, नंबर देने के चांस बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, देयर वर मैनी मंकीज ऑन द ट्री, दे सा द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, द मंकीज वॉज सिटिंग ऑन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दे केम डाउन, टुक द कैप्स फ्रॉम द कैप सेलर्स बैग एंड ईच वॉर ए कैप ऑन हिज हेड। सभी क्या कर लेते हैं, अपनी जो सिर होता है उस पर अपनी टोपी पहन लेते हैं ना। देन दे क्लिम्ड अप द ट्री अगेन एंड बिगन टू जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच इन फन। और वो जो बंदर होते हैं वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदते हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द कैप सेलर वोक अप, he was shocked and worried to see his bag empty. He searched for his caps here and there. To his surprise, he saw the monkeys were wearing them. He found that monkeys were imitating him. So he threw his cap down on the ground. The monkeys also did the same. The cap seller collected all the caps, put them back in his bag and went away happily. तो जो बंदर होते हैं वो क्या करता है, एक आदमी होता है जो टोपी बेचने वाला होता है, और भरी दोपहर में वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। तो उसके बैग में क्या होती है, कैप्स होती हैं, और जो वहाँ पे जो ट्रीज है उसके ऊपर बंदर बैठे होते हैं, मंकीज होते हैं, वो उसको देखते हैं और उसके बैग में से
जो कैप से वो निकाल के पहन लेते हैं। बाद में जब वो जब जगता है कैप सेलर, तो वो देखता है, वरीड भी होता है कि वो उसकी जो टोपी का बैग था वो खाली कैसे। तो उसने देखा कि जो बंदर है उन्होंने सिर के ऊपर पहन रखी है और वो उसकी नकल भी कर रहते हैं। तो वो जो आदमी होता है कैप सेलर, उसने क्या किया, अपनी टोपी को उतारा और ग्राउंड पे फेंक दिया। तो बंदर भी क्या करते हैं, डिड द सेम, उन्होंने भी क्या किया, सेम टू सेम ऐसे किया। ठीक है, बाद में जो कैप सेलर है उसने टोपियाँ उठाई और अपने बैग में डाली और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। तो इस जो स्टोरी है इसका जो मोरल है वो ये है कि विजडम इज़ बेटर देन वेपन। जो हमारी बुद्धि है वो एक हथियार से ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसी के ऑप्शन टाइप में जो सेकंड है, हमारे पास एक और स्टोरी होती है जिसमें से 2 स्टोरी में से आपको एक स्टोरी राइट डाउन करनी होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टोरी है हमारे पास वुड कटर की है, ऑनेस्ट वुड कटर, है ना। तो इसको देखते हैं हम। देयर वॉज ए पुअर वुड कटर, वन डे ही वॉज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। आपको एक बात समझाते हैं कि जो आपकी इनटू वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ गिरती है, चाहे रिवर है, चाहे ग्लास है, पानी है, या किसी चीज़ के अंदर जब प्रवेश करते हैं, कन्वर्ट होती है या एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रीपोजिशन आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। He began to weep. Hearing his cries, the god Mercury appeared there. He asked the woodcutter why he was weeping. The woodcutter told him his story. The god Mercury dived into the river. He came out with a golden axe. The woodcutter said, "It is not my axe." Again the god Mercury dived into the river. This time he came out with the silver axe. The woodcutter said, "It is also not mine." ये वाली भी मेरी नहीं है। ठीक है, then the god Mercury dived again and brought an iron axe. ठीक है, वो क्या करता है, जो मरकरी देवता है वो उसमें आयरन एक्स लेके आते हैं। ठीक है, द वुडकटर said, "This is really mine." ये वाली मेरी है। ठीक है, द गॉड मरकरी was pleased at his honesty. ये जो वर्ड है जिसे हम होनेस्टी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बट रियल में इसको हम बोलते हैं ऑनेस्टी। ठीक है, ही गेव हिम ऑल द 3 axes एज रिवॉर्ड। ठीक है, वो उसको जो तीनों ले कहता है, गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन एक्स हैं, वो उसको दे देता है। आफ्टर सम डेज ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट टू हिज नेबर शंकर, ए ग्रेडी मैन। ठीक है, अपोस्ट ये जो एंटीडोट होता है, एनेक्डोट होता है, इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिखते हैं ना। वन डे शंकर ऑल्सो वेंट टू द बैंक ऑफ द रिवर विद द आयरन एक्स एंड स्टार्टेड कटिंग ट्री। तो शंकर भी क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी लेके वहाँ पे जाता है पेड़ पे और काटने लगता है। ही नोइंगली थ्रू अवे, उसने जानबूझकर क्या किया, अपनी जो कुल्हाड़ी थी एक्स इनटू द रिवर एंड स्टार्टेड वीपिंग लाइक द पुअर वुडकटर, और उस कुल्हाड़ी को फेंक कर उस लकड़हारे की तरह रोने लगा। ठीक है, अब देखिए, हियरिंग हिज क्राई द गॉड मरकरी appeared with the golden axe. Seeing the golden axe, Shankar at one said, "Yes, that is my axe." तो वो जो गोल्डन एक्स लेके आते हैं गॉड मरकरी, उसको देख के शंकर क्या कहता है, हाँ ये वाली मेरी है। द गॉड मरकरी अंडरस्टूड, वो समझ जाते हैं, दैट ही वॉज ए ग्रीडी मैन, वो समझ जाते हैं कि ये लालची आदमी है, एंड टेलिंग अ लाई, और वो झूठ बोल रहा है। सो द गॉड मरकरी वैनिस्ड, इसलिए वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। शंकर बिकेम सैड, वो उदास हो जाता है, बिकॉज ही कुड गेट नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता, एंड ही हैड लॉस्ट हिज ओनली आयरन एक्स, और उसकी जो कुल्हाड़ी थी एक, वो भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, और वो भी उसे नहीं मिलती है। तो इसका हमें जो मोरल है वो हमें ये लिखना है कि जो हमारी ऑनेस्टी है वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और आपका
25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखने हैं आपको ना, 24 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको विजुअल ऐड दिया जाता है, एक पिक्चर दी जाती है और ऑप्शन टाइप में होता है, ठीक है। इस विजुअल ऐड को देख के आपको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ राइट डाउन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि स्मोकिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लिखेंगे एविल ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। देखिए, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, इट डजंट गुड टू द पर्सन हु स्मोक्स, नोबडी कैन टेल only one good thing, that smoking to do a man, it is a great nuisance even to a passive smokers. In fact, smokers is committing a slow motion suicide. जो स्मोकर्स होते हैं वो एक प्रकार से धीरे धीरे जहर लेते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, एक आत्महत्या ही करते हैं, सुसाइड करते हैं, ठीक है। दे आर endanger not only their lives but also even of those who are perforce इनहेलिंग द स्मोक। उनके पास में जो लोग होते हैं और उसकी जो स्मोक होती है उनको इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उसके भी क्या है, खतरनाक है ना। तो स्मोकिंग इज़ नॉट फूड, ये खाना नहीं है, इट इज़ नॉट ए मेडिसिन, ना ही ये दवाई है, ठीक है। इट इज़ सिंपली निकोटिन विच इज़ ए पॉइजन, एक प्रकार से निकोटिन है जो कि एक प्रकार का क्या है, जहर है। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस डू, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, स्मोकर्स बनते हैं, स्मोकिंग करते हैं। Nicotine increase the amount of monoxide in blood and cuts the level of oxygen intake. We can tell will power of the smoker, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो विल पावर होती है, इच्छा होती है, वो भी क्या करती है, डिक्रीज कर देती है ना। इन इंडिया ए स्टैट्यूटरी वार्निंग इज प्रिंटेड ऑन ईच टोबैको प्रोडक्ट बट नो अवेल, और प्रोडक्ट के ऊपर लिखा भी होता है कि टैम्बैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी क्या करते हैं, लोग लेते हैं। स्मोकिंग स्पेल्स ruin to one's health, it open the gateway of physical downfall and speedy death. Tobacco consumption can cause cancer of mouth, throat and lungs. About 50% of cancer cases in India are related to tobacco consumption, and which everybody knows. But today smoking is growing in our country, so the government has banned smoking on public places. तो जो केसेज होते हैं कैंसर के 50% से ज़्यादा हो रहे हैं, और जानबूझ के फिर भी लोग क्या करते हैं, इसका स्मोकिंग करते हैं। इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है पब्लिक प्लेस में नो स्मोकिंग, ठीक है। और इसी में आपको एक ऑप्शन होता है जिसके लिए आपको विजुअल एड दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साउंड्स हैं ट्रेन की दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पे ये जो स्पीकर्स हैं या प्लेन्स हैं, यहाँ पे व्हीकल्स हैं, इसके जो साउंड्स हैं ये डेसिबल में नापते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं। तो जब डेसिबल क्या होता है 90 प्लस हो जाता है ना, तो हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, सुनने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और हमें अनबियरेबल हो जाती है, ठीक है, मतलब हमसे सहन नहीं होती। तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार की जो वीडियोज़ हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। प्लस में इसकी जो PDF है, हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें उसके लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको आप वहाँ से PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियोज़ बनाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे मोटिवेट होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।